औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफ़ूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड फोरम। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और इनका जो बिहेवियर है एसी वोल्टेज और करंट के लिए वो क्या है। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर को जो है वो पावर ट्रायंगल के ज़रिए कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पावर फैक्टर होता है द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज नाउन एज पावर फैक्टर। तो हमने लोड में देखा था कि जो रेजिस्टिव लोड होते हैं उनमें जो फेज एंगल होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वो ज़ीरो होता है, जबकि जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है, लेकिन जो करंट होता है वो क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है। इसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट में या कैपेसिटिव लोड में हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है, लेकिन जो वोल्टेज वो जो करंट होता है वो क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो हम एक कोई सर्किट लेते हैं, इंडक्टिव सर्किट लेते हैं जो एक इंडक्टिव करंट ले रहा है आई, और जो वोल्टेज है हमने जो सप्लाई वोल्टेज ली है वो क्या है, वी है, और जो इनके दरमियान जो एंगल ऑफ लैग है वो क्या है, थीटा। तो अब हम इनकी फेजर डायग्राम अगर बनाएं तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि वोल्टेज को रेफरेंस के ऊपर लें और करंट को जो है वो लैग करवा देते हैं। करंट आई को हम यहाँ पे लेते हैं और इनके दरमियान जो एंगल है उसको क्या लेते हैं, थीटा। ये एंगल थीटा हमने ले लिया। अब हम ये करते हैं कि इस करंट को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा आई कॉज ऑफ थीटा और दूसरा होगा क्या होगा, आई साइन ऑफ थीटा। तो ये आई कॉज ऑफ थीटा को अगर देखें तो ये इन फेज कंपोनेंट है विद वोल्टेज, ये इन फेज है विद वोल्टेज। तो आई कॉज ऑफ थीटा को क्या कहेंगे, आई कॉज ऑफ थीटा इन फेज विद वी इज नाउन एज एक्टिव और वाटफुल कंपोनेंट। तो ये जो आई कॉज थीटा है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं और वाटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं। जबकि ये जो आई साइन ऑफ थीटा है इसको हम आउट ऑफ फेज विद वी। अब ये अगर आई साइन ऑफ थीटा को आप देखें तो ये वी और आई साइन थीटा के दरमियान जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज विद वी एंड इज नाउन एज रिएक्टिव और वाटलेस कंपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, वाटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं या रिएक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। तो हमने पावर फैक्टर की जो डेफिनेशन की वो क्या है कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल क्या है, थीटा, और इसका जब हम कॉज ले लेते हैं, कोसाइन ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पावर फैक्टर बन जाता है। तो पावर फैक्टर की जो रेंज है वो क्या है, 0 से 1 है। अगर आप थीटा 0 होगा तो कॉज 0 कितना होता है, 1। तो और अगर थीटा 90 होगा तो कॉज 90 कितना होता है, 0। तो रजिस्टर के केस में या रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, तो कॉज और जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो कॉज जो कॉज 0 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 होगा। रेजिस्टेंस के केस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। जबकि इन केस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो अगर हम देखें तो वो क्या होगा, लैगिंग या लीडिंग होगा। तो अगर आप देखें कि आई साइन ऑफ थीटा जो है ये रिएक्टिव जो कंपोनेंट है, ये अगर कम कर दें, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको अगर कम करने का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है ये इधर आ जाएगी। ये लाइन जब यहाँ पे आएगी तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, फेज एंगल क्या होगा, कम होगा। जब फेज एंगल कम होगा तो आप देखें कि जीरो के ऊपर जो है वो कॉज मैक्सिमम होता है। तो 0 के करीब तरीन जब एंगल होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब जो एंगल होगा वो 90 के करीब तरीन होगा तो वो क्या होगा, ये जो आई साइन फाई है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये एंगल अगर हम कम करें, एंगल जितना कम होता जाएगा
पावर फैक्टर इंप्रूव होता जाएगा, यानी पावर फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा। और ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है ये जितना ज़्यादा होता जाएगा पावर फैक्टर आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और प्योर इंडक्टर्स के लिए फेज एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। फेज एंगल हमने देखा था कितना है, 90 डिग्री। देन पावर फैक्टर क्या होगा, cos 90 किसके बराबर होता है, 0। और साथ में हम क्या लगा लेते हैं, लैगिंग, क्योंकि इंडक्टर्स है। इंडक्टर के केस में हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। और फिर फॉर प्योर कैपेसिटर्स फेज एंगल क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। देन पावर फैक्टर क्या होगा, 0 ही होगा, लेकिन ये क्या होगा, लीडिंग होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्योर कैपेसिटर है। अब हम देखते हैं कि पावर फैक्टर को हम पावर ट्रायंगल से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर ट्रायंगल होती क्या है। तो पावर ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स रिप्रेजेंट एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपेरेंट पावर। तो पावर ट्रायंगल क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसकी साइड जो है वो एक्टिव, रिएक्टिव और एपेरेंट पावर को क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है। इसका जो बेस होता है वो किसको शो करता है, बेस एक्टिव पावर को शो करता है। परपेंडिकुलर जो है वो रिएक्टिव पावर को शो करता है, और जबकि हाइपोटेन्यूज किसको शो करता है, एपेरेंट पावर को शो करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने करंट की जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है, ट्रायंगल जो बनाई है, इसको अगर हम v से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, vi cos फाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, vi sin फाई हो जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा, vi के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे उसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल को लिया और हमने उसको v से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हो जाएगा vi cos थीटा, ये हो जाएगा vi sin थीटा, और ये हो जाएगा vi। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल OAB हमारे पास जो बनी है, इसको क्या कहते हैं, पावर ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं, पावर ट्रायंगल। इसका ये बेस है और ये किसको शो कर रहा है, vi cos थीटा। और vi cos थीटा का आपको पता है ये कौन सी पावर होती है, एक्टिव पावर होती है। और ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये किसको शो कर रहा है, vi sin थीटा को। और ये vi sin थीटा आपको पता है क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है। और इसी तरह से ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है ये किसको शो कर रहा है, vi को शो कर रहा है। vi का मतलब है एपेरेंट पावर को शो कर रहा है ये। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि हमारी जो एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव क्या होती है और एपेरेंट पावर क्या होती है। एक्टिव पावर क्या होती है, द पावर इन विच इज डेसिपेटेड और डू द यूजफुल वर्क इन द सर्किट इज नाउन एज एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या होती है कि जो सर्किट में एक्चुअली यूज हो रही होती है, या जो रेटिंग होती है इक्विपमेंट की, जो हमने पावर के साथ जो हमने सर्किट के साथ कनेक्ट की होती है, उसकी जो रेटिंग होती है वो क्या कहलाती है, एक्टिव पावर कहलाती है। या जो सर्किट में एक्चुअली जो एनर्जी यूज हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं उसको। और इसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और मेजर किस में करते हैं, वाट्स में मेजर करते हैं, किलो वाट्स में या मेगा वाट्स, इसकी क्या है, बिगर यूनिट्स हैं। अब अगर हम ट्रायंगल OAB, ये वाली जो ट्रायंगल, इसमें अगर देखें तो ये जो OA है, OA किसके बराबर होगा, vi cos थीटा के बराबर होगा। OA इज इक्वल टू vi cos थीटा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिव पावर। और इसकी जो यूनिट होगी वाट्स होगी, किलो वाट भी कह सकते हैं और मेगावाट में भी इसकी यूनिट हो सकती है। और इसको क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है, द पावर विच मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द लोड एंड सोर्स एंड नॉट डूइंग एनी यूजफुल वर्क ऑन द लोड। तो ये क्या होती है, ये ऐसी पावर होती है कि जो सोर्स से लोड के दरमियान में बैक एंड फोर्थ क्या कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है, और कोई भी यूजफुल काम नहीं कर रही होती लोड के ऊपर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मेजर करते हैं VAR से मेजर करते हैं। VAR मीन वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो Q किसके बराबर होगा, vi sin थीटा के बराबर होगा, vi sin थीटा। या फिर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में AB जो परपेंडिकुलर है उसका, वो किसके बराबर है, vi sin थीटा के बराबर है। और ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को हम VAR या kVAR या MVAR में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये जो रिएक्टिव पावर है, तो 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 ये जो रिएक्टिव पावर है, तो
इसको हम बिल्कुल इलिमिनेट भी नहीं कर सकते, एसी सर्किट में हम इसको बिल्कुल भी इलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि रिएक्टिव पावर इज द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that helps establish and sustain the electric and magnetic fields required by alternating current equipments। तो जो इक्विपमेंट्स के अंदर सपोज जो ट्रांसफार्मर है, जो इंडक्शन मोटर्स हैं, उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती हैं वो किसके ज़रिए होती हैं, वो जो आपकी रिएक्टिव पावर है उसके ज़रिए जो है वो क्या होती हैं, बनती हैं ये। फिर उसके बाद जो दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि ये जो रिएक्टिव पावर है ये वोल्टेज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। वोल्टेज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी ये रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम हो जाएगी, और रिएक्टिव पावर जो है वो लीडिंग और लैगिंग होगी तो ये क्या करेगी, जो आपकी सिस्टम की जो वोल्टेज है उसको कम कर देगी, और जब ये लीडिंग में जाएगी तो ये वोल्टेज को जो क्या कर देगी, बूस्ट कर देगी। फिर इसके बाद जो तीसरी जो टर्म है वो क्या है, एपेरेंट पावर है। तो एपेरेंट पावर को अगर हम डिफाइन करें यहाँ से, तो आप देखें कि इनका जो अलजेब्रिक सम है, ये जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएं तो इनका जो अलजेब्रिक सम है या जो वेक्टर सम है एक्टिव और रिएक्टिव पावर का, वो किसके बराबर होगा, एपेरेंट पावर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एपेरेंट पावर के। तो द वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड एपेरेंट पावर। और एपेरेंट पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और इसको मेजर करते हैं वोल्ट एम्पेयर में और किलो वोल्ट एम्पेयर में या मेगा वोल्ट एम्पेयर में हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाई है, पावर ट्राइंगल बनाई है, उसमें जो ओ बी है वो वी आई के बराबर है, और इसको क्या कहते हैं, एपेरेंट पावर कहते हैं। और ओ बी अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो ओ बी किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी क्या है, के वी ए यानी मीन जो एपेरेंट पावर है, के वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू किलो वाट का स्क्वायर प्लस के वी आर का स्क्वायर। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, के वी ए को डिनोट करते हैं एस से। तो एस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। पी मीन एक्टिव पावर और क्यू मीन रिएक्टिव पावर। अब हम ये जो पावर ट्रायंगल है इसको यूज़ करते हुए हम जो पावर फैक्टर है उसके डिफरेंट जो है वो यहाँ से जो है वो इसको डिफाइन करेंगे। तो फ्रॉम पावर ट्रायंगल ओ ए बी, तो जो पावर फैक्टर है काज थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास हमें पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। काज थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, ओ ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। तो ओ ए किसके बराबर है, ये वी आई काज थीटा के बराबर है, और ये क्या है, एक्टिव पावर के बराबर है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वी आई, ये क्या है, एपेरेंट पावर। तो किलो वाट ओवर के वी ए। तो यहाँ से हम पावर फैक्टर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशो ऑफ एक्टिव पावर टू एपेरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो हम पावर फैक्टर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशो ऑफ एक्टिव पावर टू एपेरेंट पावर। फिर अगर हम देखें साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। और ए बी क्या है हमारे पास, ये वी आई साइन थीटा मीन के वी ए आर, किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव यानी रिएक्टिव पावर। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, वी आई मीन के वी ए। तो के वी आर यहाँ से अगर हम देखें तो के वी आर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखें तो के वी आर बराबर होगा, ये के वी ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के वी ए साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। और के वी आर, अब के वी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, के वी ए की वैल्यू होती है हमारे पास किलो वाट ओवर काज थीटा, किलो वाट ओवर काज थीटा। तो यहाँ पे किलो वाट ओवर काज थीटा, तो यहाँ पे किलो वाट इंटू साइन थीटा ओवर काज थीटा। तो साइन ओवर काज किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है। तो के वी आर हम जब निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, किलो वाट इंटू टेन थीटा। के वी आर इज इक्वल टू, यानी जो रिएक्टिव पावर जो आप निकालते हैं
तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक थीटा की वैल्यू चाहिए होगी और 1 किलोवाट की वैल्यू चाहिए होगी, तो वहाँ से हम केवीआर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए ये जो ट्राइंगल हमने बनाई है, अगर हमारे पास जो कैपेसिटर है तो उसके लिए ये जो पावर ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मीन इस तरह से बना देंगे हम। पहले ये वाला पोर्शन जो है वो डाउनवर्ड था, अब ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। ये लीडिंग केवीआर को शो करेगा। ये आपके पास एक्टिव पावर सॉरी ये आपके पास हो जाएगी अपेरेंट पावर, ये एक्टिव पावर, और ये रिएक्टिव पावर होगी, ये लेकिन लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी। फिर उसके बाद पावर फैक्टर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस, यानी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के हमने 3 फार्मूले यहाँ से पढ़े हैं कि एक पावर फैक्टर किसके बराबर होता है कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, पी एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा हमने पढ़ा कि कॉस पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव टू अपेरेंट पावर, पी एफ पावर फैक्टर इज इक्वल टू किलोवाट ओवर केवीए, और तीसरा जो फार्मूला हमने यहाँ से पढ़ा इसका, पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर ओवर जी, यानी रेजिस्टेंस और जो इम्पीडेंस की जो रेशियो है वो किसके इक्वल होती है, पावर फैक्टर के इक्वल होती है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। तो अल्लाह हाफिज़।